आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा पार्ट। उस पार्ट्स का नाम है गॉसियस थ्योरम, यानी गॉस का प्रमेय। तो आइए गॉसियस थ्योरम के बारे में पहले सुनिए। गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है और गॉस का थ्योरम, तो गॉस का ये क्या हो गया, प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय किस लिए आया, किस पे लागू होगा, किस तरह के हम लोग सरफेस लेंगे, इसको पढ़ने के लिए क्या का जरूरी पड़ेगा, आइए सभी चीज को हम लोग देखते हैं। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस क्या कहते हैं, किसी बंद सतह के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान सतह द्वारा घिरे हुए आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस साहब का स्टेटमेंट है कि किसी बंद सतह के ऊपर विद्युत फ्लक्स का मान सतह द्वारा घिरे हुए आवेश के 1/ε0 गुना होता है। आइए इस चीज को हम समझे कि ये है क्या और इसको पढ़ने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरी पड़ेगा। तो मान लीजिए यह एक स्फेरिकल सरफेस, ये एक पूर्ण रूपेण बंद है, पूर्णतः बंद है। अभी इस पे चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस कंडीशन में गॉस का प्रमेय लागू नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समझिए कि इस पे हम लोग चार्ज दे दिए, इस पे चार्ज दे दिए, तो ये चार्ज जो है पूरे सरफेस पे क्या होगा, फैलेगा, ये पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। तो गॉस साहब क्या कहते हैं कि फ्लक्स का मान जो होता है उसके चार्ज के 1/ε0 गुना होता है, यानी फ्लक्स बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे Q बटे क्या हो जाता है, ε0। इसके लिए आपको समझना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए होता क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू वेक्टर एरिया। ये देखिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग के लिए नया वर्ड आया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का प्रोडक्ट होता है। आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं। आपको इसको पढ़ने के लिए, गॉसियस थ्योरम को पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पहले से इंटेंसिटी को पढ़ चुके हैं, और वेक्टर एरिया को जब पढ़ लीजिएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा, तब आपको गॉसियस थ्योरम समझ में आएगा। हम इस सरफेस के माध्यम से इस चीज को हम समझाना चाह रहे हैं कि फील्ड और इंटेंसिटी क्या होगा। जैसे मान लीजिए अभी चार्ज दिए, तो चार्ज देने के बाद इसके अराउंड जो है कुछ ना कुछ तो फील्ड डेवलप होगा। यहाँ पे ये डेवलप हो रहा है, मान लीजिए फील्ड, ये फील्ड डेवलप हो रहा है, इसके अराउंड यदि फील्ड डेवलप हो रहा है, तो इसके एक छोटा छोटा कण मतलब छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स पे, सरफेस के पार्टिकल्स पे भी इसका कुछ ना कुछ तो फील्ड होगा, और उस फील्ड का कुछ ना कुछ क्या होगा, एरिया होगा। और ये एरिया कैसा होगा, छोटा सा एरिया होगा। जो छोटा सा एरिया और उसका जो फील्ड का जो प्रोडक्ट हो जाएगा, वही प्रोडक्ट बन जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो होता है, जो Q/ε0 हो जाता है, यानी चार्ज का 1/ε0 जो होता है चार्ज का गुणक हो जाता है। तो चार्ज जो सरफेस पे हम लोग डाले, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्रोड्यूस किया। तो इस तरह से हम लोग गॉसियस थ्योरम को पढ़ेंगे। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, किसी बंद सतह के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान सतह द्वारा घिरे हुए आवेश के 1/ε0 गुना होता है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू वेक्टर एरिया। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, फील्ड के बारे में तो आप पहले से जान रहे हैं। तो अभी हम आपको फिलहाल स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वेक्टर एरिया से, क्योंकि वेक्टर एरिया जानिएगा और उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानिएगा, तो आप गॉसियस थ्योरम को पढ़िएगा। और गॉसियस थ्योरम में भी बहुत सारे केसेस हैं, उस केसेस को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले वेक्टर एरिया। आइए वेक्टर एरिया क्या है, आइए आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर एरिया। तो आइए वेक्टर एरिया को समझिए। तो वेक्टर एरिया यानी सदिश का क्षेत्रफल,
तो सदिश का क्षेत्रफल क्या होता है कि एक आवेशित कण द्वारा विद्युत क्षेत्र में किया गया बहुत छोटे से क्षेत्र को क्या कहेंगे, वेक्टर एरिया। तो यहाँ पे लिया गया बहुत छोटे से क्षेत्र को क्या कहते हैं, वेक्टर एरिया। तो यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए एक सरफेस। अब जब इस पे हम लोग चार्ज देंगे, इस पे हम लोग डाले चार्ज, तो चार्ज डालने के बाद ये चार्ज इस पे छा जाएगा, पूरा चार्ज छाएगा। देखिए चार्ज छा रहा है। जैसे ही चार्ज इस पे पूरा सरफेस पे आएगा तो इसमें क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बन गया और इस पे पूरा चार्ज आ गया। तो इसके हर कण पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा और हर कण में कुछ ना कुछ उसका फील्ड होगा। तो इसका छोटा सा कण, एक जो कण है ये छोटा सा कण, और यही कण जो कहलाता है वेक्टर एरिया। और वेक्टर एरिया को हम लोग लिखते हैं किसके द्वारा, ds के द्वारा। तो एक बात यहाँ पे समझने वाली बात कि एरिया जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पे नाम दिया गया है वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया इसका क्यों नाम दिया गया है, इसके लिए सुनिए, क्योंकि ये कण जो होता है बहुत छोटा होता है, इसका निश्चित डायरेक्शन हो सकता है, इसीलिए इसको एक वेक्टर के रूप में वेक्टर एरिया नाम दिया गया। तो यहाँ पे लिखे हैं एरिया दो दिशाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है जिसे एक अदिश राशि होना चाहिए। दो दिशाओं है से घिरा हुआ क्षेत्र, इसलिए इसको अदिश राशि होना चाहिए। लेकिन एक छोटे से कण द्वारा प्राप्त क्षेत्र की दिशा क्या होती है, निश्चित। मतलब एक छोटा सा जो कण है उसका डायरेक्शन जो होता है वह निश्चित होता है, इसलिए यह क्या होता है, वेक्टर एरिया कहलाता है। तो आप लोग वेक्टर एरिया को समझ गए होंगे। आइए इसको नोट कीजिए। वेक्टर एरिया जानने के बाद अब आइए हम आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो आइए हेडलाइन दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेडलाइन दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युतीय फ्लक्स। फ्लक्स को हम लोग फ्लक्स ही कहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युतीय फ्लक्स। तो आइए समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो देखिए बाबू, ये मान लीजिए यह एक सरफेस और इस पे चार्ज दिया हुआ है। इसका छोटा सा जो पार्टिकल का भाग है ये आपका कहलाएगा वेक्टर एरिया, जो कि क्या है, ds। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, E है। अब बीच का एंगल मान लेते हैं क्या है, थीटा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है इंटेंसिटी यानी फील्ड इनटू क्या हो जाएगा, वेक्टर एरिया। क्योंकि अभी वेक्टर एरिया के बारे में आप पढ़े। तो इस फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम लोग फाई से। आप लोग पढ़े होंगे फाई के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एंगल के लिए फाई यूज करते हैं, इसको फाई पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग करते हैं ई से, और जो है वेक्टर एरिया को हम लोग करते हैं ds से। अब यहाँ पे ds। अब जानते होंगे जो कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज किए डॉट का, और इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एरो का साइन यूज किए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है इंटेंसिटी इनटू वेक्टर एरिया। और देखिए इसी को आप याद कीजिए, डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। इसीलिए यहाँ पे फाई बराबर ए डॉट बी को लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ई डी एस को आप क्या लिखेंगे, तो ई डी एस क्या लिखेंगे बाबू, कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा। और ये जो जहां पे आप थीटा देख रहे हैं, ये थीटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का बीच का क्या है, ये एंगल होता है।
तो आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में आप कह सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एंड फैक्टर एरिया, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और एक चीज और जान लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो नंबर ऑफ लाइन होता है। ये जो भी एक नंबर ऑफ लाइन जो क्रॉस करता है किसी पार्टिकल से, किसी भी सरफेस से, तो वो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो आइए इस आधार पे हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखिए, द फिजिकल quantity which is defined as the product of electric intensity, और क्या हो सकता है, फील्ड एंड वेक्टर area, then it is called electric flux. It is denoted by phi. तो इंग्लिश में नोट करिएगा, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फील्ड एंड वेक्टर एरिया, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई। पहले इंग्लिश में नोट कीजिए, उसके बाद हिंदी में लिखाते हैं। आइए अब इसका हिंदी नोट कीजिए। देखिए, वह भौतिक राशि जो विद्युत तीव्रता ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्षेत्र और सदिश का क्षेत्रफल के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसे विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। अब आइए इस फॉर्मूला को नोट कीजिए। आइए अब समझिए। अब हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो आवेशों के कारण इलेक्ट्रॉन के विखंडन को चिंगारी के रूप में व्यक्त करता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, यह उस विद्युत क्षेत्र में किसी भी दिशा में कार्य कर सकता है। मतलब ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायरेक्शन में आपका वर्क कर सकता है, जिसके लिए हम लोग थीटा एंगल जो यूज कर रहे थे, तो जितना एंगल पे करेगा वो हम लोग पुट करके बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट का पालन करता है। चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट का क्या करता है, पालन करता है। यदि पांचवा पॉइंट है, यदि दो आवेशित कण आपस में टकराती है
आपस में किसी विद्युत क्षेत्र में टकरा जाए तो वो जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। यानी दो जब चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक मतलब फील्ड में टकराती है तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ये आपका 5वां पॉइंट था। आइए हम लोग 6ठा पॉइंट देखते हैं। आइए 6 है SI यूनिट ऑफ फाई। अभी फाई बराबर देखिए EDS। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का होता है न्यूटन पर कूलम और DS यानी वेक्टर एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो जब बात करें इसका यूनिट का तो न्यूटन बटे क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया इसका यूनिट। इसका यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो गया, कूलम। इसको डायमेंशन के लिए तोड़ना पड़ेगा। तो न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। आइए कूलम को ऊपर कर देंगे तो इंटू पर कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर कूलम। ये इसका यूनिट हो गया है। अब इसी यूनिट से हम इसका डायमेंशन लिखेंगे। तो आइए 7 नंबर बात करें डायमेंशन ऑफ फाई, यानी फाई का डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसको डायमेंशन के लिए MLT फॉर्मेट का यूज करेंगे। तो m के पावर 1, l के पावर 3, t के पावर -2 हो जाएगा और c के पावर -1 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इसका यूनिट याद रखिएगा, पूछा जाता है ये यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आइए इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम। आइए जो आपका चैप्टर था गॉसेस थ्योरम, तो अब हम लोग देखेंगे कि गॉसेस थ्योरम क्या है। तो गॉसेस थ्योरम क्या होता है कि बंद सतह के ऊपर विद्युत फ्लक्स का मान सतह द्वारा घिरे हुए आवेश के 1 क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो मान लीजिए यह एक गोला है, इसको हम लोग एक गोला मान लेते हैं और इस गोला का रेडियस कुछ ना कुछ होगा। इस रेडियस को हम लोग क्या मान लेते हैं, R है। और यहाँ पे जब हम लोग प्रारंभ में कोई चार्ज नहीं था तो चार्ज इस पे 0 होगा। अब यहाँ पे चार्ज दे रहे हैं +Q, तो ये सरफेस पे +Q जो है चार्ज छा जाएगा। +Q चार्ज इस पे छा रहा है, देख लीजिए। अब इसी डायरेक्शन में मान लीजिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी काम कर रहा है E, और सेम डायरेक्शन में यहाँ पे सेम डायरेक्शन में छोटा सा सरफेस का एरिया जो है, इस एरिया को हम लोग क्या मान लेते हैं, DS मान ली। तो इसका एरिया जो है छोटा सा एरिया DS है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो वैल्यू है और ये E है, और मान लेते हैं कि ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में ही वर्क कर रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो चार्ज जो इस सरफेस पे चार्ज है इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। ये जो चार्ज है किस जगह पे, इसके लिए हम लोग मीडियम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे चार्ज 1/एप्सिलॉन नॉट इसका क्या होता है, गुणक होता है। तो इसीलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। सो इसीलिए यहाँ पे देखिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। इसका प्रूफ भी है, इसको हम लोग अब प्रूफ भी करेंगे। तो आइए पहले इसको नोट कर लीजिए या देख लीजिए, हम प्रूफ भी कर लेते हैं। प्रूफ देखिए, प्रूफ की बात करें। वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पे देखिए कि फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स यहां पे डाइवर्ट होगा DF मतलब पूरा सरफेस पे मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा एरिया DS है, तो यहाँ पे छोटा सा भी फ्लक्स होगा। वो फ्लक्स क्या होगा, d फाई होगा। तो d फाई पूरा सरफेस पे होगा। तो छोटा छोटा फ्लक्स होगा, तो चूंकि हर जगह पे फ्लक्स चेंज करेगा, तो चेंज ऑफ फ्लक्स को हम लोग यहाँ पे नोट लिख लेंगे d फाई। इसका मतलब फ्लक्स चेंज कर रहा है।
इनटू क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। यदि इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों पैरेलल हो, समांतर हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एंगल का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो आप इसी को लिखिएगा डी फाई इक्वल टू ई डी एस लिखिएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। चूंकि फ्लक्स को पूरा सरफेस का हमको जोड़ना पड़ेगा और एरिया को, छोटा छोटा एरिया को पूरे सरफेस के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, इसलिए इस इक्वेशन को हमको करना पड़ेगा बाय इंटीग्रेटिंग। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो डी फाई प्रारंभ में फ्लक्स इसका 0 होगा और लास्ट में जब पूरे सरफेस पे चार्ज छा जाएगा तो उसका टोटल फ्लक्स का वैल्यू मान लेते हैं वो क्या है फाई है, और इंटीग्रेशन ई डी एस। अब यहां देखिए प्रारंभ में मान लेंगे एरिया 0 था, और जब पूरे सरफेस पे चार्ज छा गया तो पूरा सरफेस का एरिया हम लोग मान लेते हैं क्या है एस है। तो डी फाई का इंटीग्रेशन जब निकालेंगे हम लोग क्या निकलेगा फाई, अपर लिमिट फाई, लोअर लिमिट 0। अब ई तो इंटेंसिटी और इसका फील्ड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, और डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एस, अपर लिमिट एस, लोअर लिमिट 0। अब देखिए अपर लिमिट में से हम लोग लोअर लिमिट को घटा देते हैं, फाइव माइनस क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे इंटेंसिटी के लिए ई इनटू, अब यहाँ पे अपर लिमिट में से लोअर कर दीजिए तो s माइनस क्या हो जाएगा 0, s माइनस 0। तो फाइव बराबर क्या बचा यहाँ पे e इंटू एस। तो आप जानते होंगे इंटेंसिटी के लिए फार्मूला हम पढ़ाए हुए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या होता है आर स्क्वायर। और यहाँ पे चूंकि ये गोला है और इस गोला का कुछ ना कुछ तो एरिया होता होगा, तो इसका एरिया क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखिए इंटेंसिटी के लिए आप क्या लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका एरिया लिख दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट भी होगा, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कटने वाला क्या है, तो यहाँ पे देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो फाई बराबर क्या निकलेगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पे फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। ये प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका गॉसियस थ्योरम। तो यहाँ पे इसको बोर्ड मॉडल कर लीजिएगा। तो आइए इसको नोट कीजिए, ये आपके लिए जबरदस्त थ्योरी था। और आज आपने गॉसियस थ्योरम पढ़ा, कल हम लोग देखेंगे कि सरफेस पे गॉसियस थ्योरम लागू होगा और कहाँ लागू नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।